विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, आपने घूमने फिरने के लिए जाना है, उसके लिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। आज भी मेरी अपनी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, उसके हस्बैंड ने अप्लाई किया हुआ था, तो उनके साथ कोई तकरीबन 22 लाख का जो है वो फ्रॉड हुआ है, सिर्फ इसी तरह एक वर्क परमिट के हवाले से। एफ के वीजा इदारा जो है वो कितने पाकिस्तानियों को बाहर भेज चुका हमारे अपने जो इदारे की रेशो चल रही है वो 75 to 80% है, जिसमें अप्रूवल रेशो है हमारा ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर में देख रहे और सुनने वालों को ज़िशान अलभारी का सलाम और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान का हर नौजवान चाहता है कि वो बेहतरीन रोज़गार के हसूल के लिए किसी भी मुमालिक में जाए और अपना रिस्क के हलाल कमाए। यहाँ पर अगर बात की जाए पाकिस्तानियों को, तो वो चाहते हैं कि फ्रेश पासपोर्ट पे किस किस कंट्री में जाया जा सकता है और उसका क्या तरीक़ाकार है। फैज़ा कमल साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि CEO हैं एफ के वीज़ा की। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मुझे बताइएगा कि आजकल हर शख्स चाहता है कि वो रोज़गार के हसूल के लिए जो है मुल्क पाकिस्तान से बाहर जाए, और फ्रेश पासपोर्ट पर किस किस कंट्री में जाया जा सकता है। बिल्कुल, आजकल जो हालात चल रहे हैं, हर बंदा यहाँ से बाहर जाना चाह रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात आ रही है कि आगे न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं। तो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं फ़्रेश पासपोर्ट की, तो विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है, आपने घूमने फिरने के लिए जाना है, उसके लिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो है आसानी जाया जा सकता है। इसमें अभी करंट रेशो को देखते हुए हम देख सकते हैं कि इसमें न्यूजीलैंड इस टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा है। कनाडा ऐसा कंट्री है कि जिसकी रेशो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है, और कनाडा का प्लस पॉइंट ये आता है कि इसका वीज़ा जो स्टैंप होता है वो लॉन्ग टर्म का है, इसलिए लोग यहाँ पे विज़िट के हवाले से भी जाते हैं, वर्क के हवाले से भी जाते हैं, सेटल्ड होने के हवाले से भी जाते हैं। और इसके साथ साथ अभी जो है आयरलैंड की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी काफ़ी ज़्यादा अपनी समझ लें कि वीज़ा रिजेक्शन के जो स्ट्रिक्टनेस थी उसको कम किया हुआ है। अभी वीज़ा अप्रूवल के चांसेस उसके काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान से बात करें वर्क परमिट, तो पाकिस्तान से वर्क परमिट लगना थोड़ा नहीं काफ़ी मुश्किल है। एक तो इसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं रह जाती है कि ये आपको जो वर्क परमिट मिल रहा है ये ओरिजिनल है या नहीं है। इसमें हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है चीज़ों को लेके। आज भी मेरी अपनी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, उसके हस्बैंड ने अप्लाई किया हुआ था, तो उनके साथ कोई तकरीबन 22 लाख का जो है वो फ्रॉड हुआ है, सिर्फ इसी तरह एक वर्क परमिट के हवाले से। तो बेहतर तरीकाकार यही होता है कि आप किसी भी अदर कंट्री में विज़िट पे जाएं, वहाँ पे जाके आप वर्क के लिए एप्लीकेशन दे दें। हर कंट्री आपकी वर्क परमिट की एप्लीकेशन तो ले लेता है, उसको अप्रूव करना ना करना वहाँ की अथॉरिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन सेटल्ड होने के हवाले से, वर्क के हवाले से कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इनमें आपको वर्क के ऑप्शंस इजीली मिल जाते हैं। यूरोप में भी आपके पास 29 यूरोपियन कंट्रीज़ आती हैं, तो किसी भी कंट्री में आप वर्क परमिट के लिए वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। खुद से नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेंट से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बजाय ये कि आप यहाँ पे जगह जगह पे डिफरेंट एजेंट्स के हाथ में चढ़ के आप फ्रॉड करवाएं खुद को, यानी कि उस पर अपनी पेमेंट्स भी ज़ाया करवाएं, अपना टाइम भी वेस्ट करें। बेहतर है कि थोड़ी सी स्ट्रगल करके थोड़ा सा रिस्क लेके खुद अप्लाई कर लें आप। मैडम, आजकल अगर बात की जाए बैकवर्ड एरिया की, तो वहाँ पर बड़े लोगों को परेशानी होती है कि उनको पता नहीं होता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे तो जाएंगे। जैसे कि अब अगर सराकिस्तान की बात की जाए, तो सराकी लोग जिस तरह कहते हैं कि अब साईं मैं को बहर बंजन दियो, तो उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स की बड़ी परेशानी होती है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होती हैं इसके लिए? और डॉक्यूमेंट्स तो बहुत सिंपल से चाहिए होते हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं बैकवर्ड एरिया की, मोस्टली जो लोग एजेंट्स के हाथ में चढ़ के जिनके साथ फ्रॉड होता है वो बैकवर्ड एरियाज़ के लोग ही होते हैं, क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं होती है डॉक्यूमेंट्स हमने कौन से कंप्लीट करने होते हैं। तो एजेंट्स उनसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम आपका ये भी पेपर बना देंगे, ये भी पेपर बना देंगे, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के लिए उनसे कोई लाखों के हिसाब से पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। तो बेसिक से डॉक्यूमेंट्स इसमें बहुत सिंपल से हैं। आपका पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, एफआरसी है, आप शादीशुदा हैं तो निकाहनामा अरेंज करेंगे अपना, बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आपका जॉब या बिज़नेस है। इससे हट के अगर आप चीज़ें देखते हैं, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी वगैरह है, एसेट्स का ऑप्शन है, तो आप ये डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर लें। कोई सिंपल से बेसिक 6 से 7 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने कंप्लीट करके अपनी एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस करवाना होता है। मुझे बताइएगा कि इस वक्त एफ के वीज़ा इदारा जो है वो कितने पाकिस्तानियों को बाहर भेज चुका है।
हमारे अपने जो इदारे की रेशो चल रही है वो 75 to 80% है, जिसमें अप्रूवल रेशो है हमारा ये। बाकी इसमें मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि हम रिजेक्शन नहीं आता, अप्रूवल और रिफ्यूज़ल दोनों ही आ सकते होते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे होते हैं कि आपकी रिजेक्शन रेशो को मिनिमाइज़ से मिनिमाइज़ करें, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि आपके अप्रूवल रेशो जितना ज़्यादा हम इसको मैक्सिमम कर सकते हैं उतना ही आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इसलिए हम आपके डॉक्यूमेंट्स वैसे कंप्लीट करते हैं, आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस उस हिसाब से करते हैं कि जिसमें हम इसको अप्रूवल की तरफ लेके जा सकें। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा कौन कौन सा मुल्क है जिसका मल्टीपल वीज़ा जो है आसानी में? कनाडा ऐसा कंट्री है जिसका मल्टीपल एंट्रीज़ का वीज़ा लगता है, यानी कि जितना आपका पासपोर्ट वैलिड है उतना आपका वीज़ा लगेगा। यूएसए है, इसका 5 साल का मल्टीपल एंट्रीज़ का वीज़ा लगता है, उसमें अगर आपके पासपोर्ट एक्सपायर भी हो जाता है तो भी आपका 5 साल का वीज़ा स्टैंप होता है। न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इनकी मल्टीपल एंट्रीज़ होती हैं। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा कि वीज़े के लिए जो है बैंक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है? जी, बैंक स्टेटमेंट जो है आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखती है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट की बेस पे ही आपका डिसाइड होता है कि आया आपके पास इतने पैसे हैं कि अगर आप अदर कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ पे जाके आप सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट आपकी प्रॉपर मेंटेन्ड होनी चाहिए, यानी कि लास्ट 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट हो, प्रॉपर ट्रांजेक्शन्स हो, मेंटेनेंस हो, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो सिर्फ आपका क्लोजिंग बैलेंस चेक करती हैं। अगर हम यूके की बात करें तो यूके एक ऐसा कंट्री है जिसमें आपकी एक एक दिन की ट्रांजैक्शंस चेक की जाती हैं, उसकी मेंटेनेंस चेक की जाती है और प्रॉपर साथ उसका आपका टैक्स पेयर होना ज़रूरी है, फिर ही आपकी बैंक स्टेटमेंट को यूके एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज़ नहीं करता है। जैसे कि हम आयरलैंड की बात कर लेते हैं तो आयरलैंड सिर्फ आपका क्लोजिंग बैलेंस चेक करेगा, लेकिन लास्ट 6 मंथ में वो ये भी देखेगा कि आपकी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होता है कि किसी एक भी मंथ में हम ये बोलें कि ट्रांजैक्शन नहीं है तो हम उसको 6 मंथ की कंसीडर करेंगे। जिस मंथ में आपकी स्टेटमेंट नहीं हुई है उससे नेक्स्ट आपने 6 मंथ की कंसीडर करनी होती है। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा जो वीज़ा होता है ये रिजेक्ट क्यों होते हैं और उसकी क्या वजह? वीज़ा रिजेक्ट होने की बहुत ज़्यादा जो रीज़न्स हैं उसमें जिस तरह अभी मैंने स्टेटमेंट की बात की है कि स्टेटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्टेटमेंट भी एक बहुत वजह होती है। दूसरा ये होता है कि हम कुछ सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन पास कर रहे होते हैं। गलत इन्फॉर्मेशन से मतलब ये है कि अगर आपको किसी कंट्री में पहले रिफ्यूज़ल आया है, आपने अप्लाई किया हुआ है, आप उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, उसकी बेस पर भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। या सम टाइम ऐसा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होते हैं, लेकिन सम टाइम वीज़ा रिजेक्ट होने की कुछ ऐसी रीज़न्स होती हैं कि जो समझ लें कि बेबुनियाद होती हैं। बेबुनियाद से मतलब कि वो आपकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग बन ही नहीं रही होती हैं, क्योंकि एम्बेसी के पास ओवरऑल द वर्ल्ड एप्लीकेशंस आती हैं, कुछ उनके कंट्रीज़ का कोटा होता है, इसको पूरा कर लिया जाता है। तो अगर वीज़ा रिजेक्ट हो भी जाता है उस पर कोई परेशान होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है कि हम बोलें कि अब तो मैं पूरी ज़िंदगी अप्लाई कर ही नहीं सकता हूँ। अगर रिजेक्शन लगा हुआ है, उस रिजेक्शन को क्लियर करके जो एम्बेसी का टाइम है 2 वीक्स का, 2 मंथ का, 3 वीक्स का, जितना भी टाइम है, उस टाइम के बाद दोबारा अपनी एप्लीकेशन को आप रीसबमिट करवा सकते होते हैं। मैम मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पर इंटरव्यू बेस पे जो है ना वीज़ा मिलता है और कौन सी लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करती है? इंटरव्यू बेस्ड की अगर हम बात करें तो इसमें यूएसए इसका इंटरव्यू बेस्ड पे ही वीज़ा होता है। यूरोप में कुछ कंट्रीज़ हैं, यूरोप में जैसे कि इटली है, इसका बहुत छोटा सा इंटरव्यू होता है एक फॉर्मेलिटी के तौर पे। और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि हमें कौन सी ज़ुबान में इंटरव्यू देना चाहिए, तो आप लैंग्वेज की उसमें कोई आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आप अगर यूएसए जा रहे हैं तो इंग्लिश में ही इंटरव्यू देंगे। आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप उर्दू लैंग्वेज में भी अपना इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ट्रांसलेटर्स होते हैं। ये ना हो कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, अपनी बात आप क्लियर ना कर पाएँ, अटक जाएँ, तो इससे बेहतर है कि आप उर्दू में ही इसको प्रॉपरली इंटरव्यू दे लें। उससे आपके वीज़ा लगने या रिजेक्ट होने पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, अगर आप अपनी जो है वो मतलब जी, अगर अपनी ही लैंग्वेज को आप लेके चल रहे हैं तो। मैम मुझे बताइए कि कौन से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर फैमिली के लिए जो है ना बआसानी वीज़े मिल जाते हैं? इसमें कनाडा, इसका मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म का वीज़ा, इसकी फैमिली के साथ रेशो बहुत अच्छी है। न्यूजीलैंड है जो फैमिली को सपोर्ट करता है, फैमिली के साथ इसके चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये वो कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पे आप फैमिली के साथ अपनी एप्लीकेशन अगर अप्लाई करते हैं तो आपको इसका बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने फ़ाइज़ा कमर साहिबा की गुफ्तगू सुनी है। यकीनन इन्होंने जो है बाहर के मुल्क जाने के लिए जो है तमाम तर जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो आपको बता दी हैं, और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें।